आज जो हमारे गेस्ट हैं अभी पीछे यहाँ पर बैक स्टेज पर, उनकी जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन आज की डेट में है $5 बिलियन की। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द को-फाउंडर ऑफ शेयरचैट, अंकुश सचदेवा। सर, हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए जी। आई एम वेरी एक्साइटेड। संदीप सर आपको देखा, बहुत बार देखा है। इनफैक्ट जब बीच में घर जाता था कानपुर से, मैं कानपुर में मेरा कॉलेज था, कई बार मेरी मॉम रात को सुनती थी कुछ। मैंने कहा ये क्या सुनते हो आप? तब उन्होंने बताया कि वो आपको सुनती थी रात को अच्छे थॉट्स लाने के लिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड आपके साथ मैं आज बैठा हूँ, और आई एम श्योर मतलब मैं जितना भी ट्राई करूँगा हेल्प करने का, ऑडियंस को मोटिवेट करने का, अपनी जर्नी शेयर करने का। आप थोड़ा सा बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ? तो हमने 14 डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई किए थे शेयरचैट के आने से पहले कॉलेज में। मैं और मेरे को फाउंडर्स, हम लोग 3 लोग थे। आप कौन से कॉलेज से पास आउट है? IIT कानपुर। IIT कानपुर से। तो पहला प्रोडक्ट हमने बनाया एक रियल एस्टेट प्रोडक्ट, कि लोग जब घर खरीदते हैं तो बहुत सारी चीज़ देखते हैं कि क्या लोकेशन है, यहाँ पे क्राइम कितना होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं। तो वो हमने बनाया, कहीं गया नहीं प्रोडक्ट। फिर हमने कुछ और बनाया। ऐसे करते करते हम फाइनली पहुँचे शेयरचैट पे। और वो भी इंटरेस्टिंग था कि हम लोग, ये तब तक मेरा 4th ईयर हो गया था ऑलमोस्ट प्लेसमेंट के टाइम। हम बना रहे थे एक ऐप ओपिनियो, इसके पहले वो था डिबेटिंग ऐप, कि सचिन वर्सेस विराट का एक डिबेट चल रहा है, आप आइए अपना कमेंट डालें और जिसके कमेंट्स में ज़्यादा एंगेजमेंट आएगा वो साइड जीत गई। मतलब सिंपल सी ऐप थी, और उस पर मतलब ट्रैफिक आ नहीं रहा था। तो मैं था 4th ईयर में, कॉलेज में बैठा हुआ था अपने हॉस्टल रूम में। मैं वो लिंक जाके फेसबुक ग्रुप में डाल रहा था जगह जगह, कि कुछ तो लोग कि सचिन के फैन क्लब में जाते हैं, बोलते हैं कि आपके फेवरेट क्रिकेटर का डिबेट चल रहा है तो आके पार्टिसिपेट करें, तो लोग आएंगे। तो एक सचिन फैन क्लब में मुझे एक पोस्ट दिखा जिसमें था व्हाट्सएप का लोगो, और एक बंदे ने लिखा हुआ था कि मैं बना रहा हूँ सचिन का व्हाट्सएप ग्रुप, अपना फ़ोन नंबर डाले। इस पोस्ट के नीचे 50,000 लोगों ने अपना फ़ोन नंबर डाला हुआ है, रियल नेम, रियल फोटो। और मुझे लग रहा है यार ये कैसे हो रहा है कि 50,000 लोग अपना रियल फ़ोन नंबर डाल रहे हैं। तो मैंने कहा यार करके देखते हैं। 1000 लोग को मैंने फ़ोन नंबर निकाला, अपने व्हाट्सएप में डाल दिया, और 10 ग्रुप बना दिए व्हाट्सएप के, और उनका नाम रख दिया सचिन वीडियो, सचिन फोटो, सचिन मीम, जैसे करके, कि सचिन का इनको चाहिए था व्हाट्सएप ग्रुप, तो बना के देखते हैं। 1 घंटे बाद मैं वापस आता हूँ, अपना दरवाज़ा खोलता हूँ हॉस्टल रूम का, मेरा फ़ोन टेबल पे पड़ा है और वाइब्रेट हो रहा है, कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट हो रहा है। मैंने उठाया, हर ग्रुप में 100, 200 मैसेज पड़े, और ये 100 स्ट्रेंजर्स हैं, 100 लोग जो आपस में जानते नहीं एक दूसरे को। मैंने उनको उठा के ग्रुप में डाल दिया, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, सब लोग बहुत खुश हैं कि हमें कंटेंट मिल रहा है, और सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तमिल में बात कर, तेलुगु में बात कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन से हमने कहा हमें क्या बनाएंगे शेयरचैट, जिसमें आपको सारा वायरल ट्रेंडिंग कंटेंट आपकी भाषा में एक ऐप में मिलेगा। तो वहाँ से शुरू हुआ था शेयरचैट। ये 2014 की बात है जब हमने देखा। और इनफैक्ट ये जो ऑब्जर्वेशन था फेसबुक ग्रुप वाला, ये मेरे प्लेसमेंट के 2 दिन पहले था। मैंने घर पे कॉल किया, मम्मी मैं नहीं बैठ रहा प्लेसमेंट में, मेरे को एक आइडिया आया, मैं वो करना चाहता हूँ। तो वही घर वालों ने बोला कि यार बेटा IIT गया है, इतनी मेहनत करी है, तो अब आखिरी मोमेंट पे क्यों ऐसे कर रहा है। बट मैंने कुछ कुछ करके कन्विंस किया। मैंने कहा 2 साल दे दो मेरे को, 2 साल में अगर नहीं हुआ तो मतलब कर लेंगे, मतलब जॉब्स कहाँ जा रही है, डिग्री तो है ही। फिर मैंने वो किया, फिर मैं ट्रेन लिया। मेरे को फाउंडर्स मुंबई में थे, वो एक्सेल सीनियर तो ग्रेजुएटेड थे वो। तो मैं मुंबई गया, मैंने सेम चीज़ दिखाई उनको कि देखो क्या चल रहा है फेसबुक पे। फिर वहाँ से शुरू हुआ शेयरचैट। बट अब अगर देखा जाए आज की डेट में, तो आज की डेट में तो बाकी भी एप्स यूज होती हैं, तो हाउ इज योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज प्रोडक्ट्स? मतलब डिफरेंस क्या है उसमें? जब आप कोई ऐप ज्वाइन करते हो, मतलब फेसबुक, ट्विटर टाइप, लार्जली इन ऐप्स में आपको या तो फ्रेंड बनाना होता है या फॉलो करना होता है, और फिर आपकी फीड बनती है। हमने पहले 2 साल सेम चीज़ ट्राई करी कि यार हम लोग पब्लिक प्रोफाइल्स, मतलब हम लोग फ्रेंड नेटवर्क तो है नहीं, हम लोग पब्लिक प्रोफाइल्स लेके आएंगे, फॉलो वर्दी प्रोफाइल्स। लोग आएंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनकी फीड बनेगी और वो यूज़ करेंगे। ये हमने 2 साल ट्राई किया। इससे मतलब हम जो रिटेंशन मेजर करते हैं कि कितने लोग आए और रुके ऐप में, वो बिल्कुल नहीं बढ़ा। बट हमारी एक छोटी सी टीम थी जिसने ये कहा कि हम फॉलो नहीं कराएंगे, हम सीधा देखेंगे आपका क्या लाइक हो रहा है, क्या शेयर हो रहा है, क्या फेवरेट हो रहा है, उससे हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे जिससे आपको हम बेटर फीड देंगे बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट। तो हमने पूरा ये कॉन्सेप्ट कि ग्राफ होना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए, हटा दिया।
डे वन पे आप आए हो, आपको फीड मिली है, आपने लाइक करा, आपको वैसा कंटेंट और मिल रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर ये था कि जब बाकी वेस्टर्न सोशल नेटवर्क्स आपसे ये सब स्टेक पर आती थी, और आप इमेजिन करें इतने सारे लोग इंटरनेट में नए हैं, किसी को फॉलो करना अब एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया। बट जब कोई इंसान पहली बार इंटरनेट पे आता है, अरे आप यूज करते हैं, फॉलो का मतलब क्या, पीछा करो। हिंदी में तो समझ नहीं आता ना, क्यों क्यों फॉलो करें। तो एक सिंपल इंसान का दिमाग ऐसे काम करता है कि मैंने 10 MB खर्च करके ऐप डाउनलोड करी, कंटेंट ऐप में मुझे कंटेंट दो। क्या इसके पीछे ये भी रीजन था? बिकॉज इफ आई कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली, इट्स लाइक अ चिकन एंड एग सिचुएशन, कि जब तक बड़े क्रिएटर्स नहीं होंगे तब तक उनको कोई फॉलो नहीं करेगा, छोटे को कोई क्यों करेगा, और जब तक फॉलोअर्स नहीं होंगे तब तक बड़े क्रिएटर्स नहीं आएंगे। तो वाज दैट द इश्यू बिकॉज ऑफ विच यू थॉट ऑफ कि इस पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं? एक तरह से था, क्योंकि बड़े क्रिएटर्स के पास वेस्टर्न सोशल नेटवर्क पहले से थे, राइट, तो उनके पास क्योंकि वो तो वहां पर है, वो तो एकदम से नहीं आएंगे, तो वो एक फोर्सिंग फंक्शन जरूर था। बट ये जो नया मॉडल था ये और एफिशिएंट भी था इन जनरल। तो इनफैक्ट अभी आई थिंक अब तो सारे सोशल नेटवर्क आर मूविंग अवे फ्रॉम फ्रेंड ग्राफ एंड फॉलो ग्राफ, सब एल्गो फीड पे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर था। एंड आई थिंक जो पूरी वेव चल रही है ऑफ मशीन लर्निंग, एआई इज टुवर्ड्स दैट, कि आप एक सोशल ऐप पे जाके किसी को फॉलो और फ्रेंड कर रहे हैं, बहुत लाइक 2010 की टेक्नोलॉजी। आज की टेक्नोलॉजी है कि हम फिगर आउट कर लेंगे आपको क्या चाहिए, आप बस आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, फेवरेट करिए, जो करना है आप करिए, नॉर्मल एक्टिविटी, हम फिगर आउट कर लेंगे आपको क्या चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर किसी ने किसी को फॉलो किया भी या सब्सक्राइब किया भी, तो इट मे नॉट बी नेसेसरी कि आज उसने किया कल उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, कल उसका इंटरेस्ट चेंज भी हो सकता है। प्लस उसने 1000 को फॉलो किया, उसमें से कौन सा दिखाओगे तो वही जिसको वो बार बार कंज्यूम कर रहा है। तो जब वही दिखाना है तो इससे अच्छा उसी का हमने एक क्लस्टर्स बना दिए और वो हम ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उसको हम दिखाते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट अब अभी सारे जितने आप देख रहे हैं फॉलो वाले या फ्रेंड वाले सोशल नेटवर्क, कोई भी अब गारंटी नहीं करता रीच। आपके एक्स फॉलोअर होंगे बट वो रीच एल्गो से होगी। इट्स अ फैक्ट। ये आप लोगों ने देखा भी होगा यूट्यूब के ऊपर स्पेशली, कि अगर किसी के मान लो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज आ रहे हैं 1 लाख 2 लाख, तो अगर 1 लाख व्यूज आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, सब तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे किसी ने आपकी ऐप डाउनलोड करी, कुछ ही देर में आप ये पता लगा लोगे कि उसको किस तरह का कंटेंट दिखाना है। आई वॉज अबाउट टू से दैट कि 10-15 वीडियोस देखने के बाद में आप पता लगा लोगे कि एग्जैक्टली उसका इंटरेस्ट क्या है, और वो आप कंटेंट दिखाते जाओगे। बट वो कंटेंट आएगा कहाँ से? तो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म यूजीसी है, नॉर्मल क्रिएटर ही अपलोड करते हैं वीडियोस। और इनफैक्ट मतलब आई थिंक अब तो हम मतलब वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन कि कैसे क्रिएटर्स को मोनेटाइज कराएं। इनफैक्ट जो नीश क्रिएटर्स है ना, जैसे कोई तमिल आयुर्वेदिक कंटेंट बना रहा है, बहुत ही छोटी ऑडियंस है उसकी, कंपेयर टू कोई डांस या ह्यूमर वीडियो बना रहा है, तो वहाँ पे एल्गोरिथम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे आप फिगर आउट करो जब कोई एक वीडियो आए कि क्या इसकी राइट ऑडियंस है। तो हमारा बिजनेस एट द कोर इज व्हाट, हम लोग एक एल्गोरिथम है, हर कंटेंट को उसकी डिजर्विंग ऑडियंस दिलाना हमारा काम है, चाहे वो शेयर चैट हो या मौज हो। तो ये हमारा कोर बिजनेस है। और इसमें मतलब क्रिएटर्स को कैसे इंसेंटिवाइज रखें, जब कोई क्रिएटर बड़ा हो जाए, हाउ डू वी मेक हेल्प देम मेक मनी, तो ये सब वी आर डूइंग नाउ। बट इट इज लार्जली यूजीसी, कुछ बड़े पब्लिशर्स भी हैं, मतलब बड़े न्यूज़ चैनल्स वो सब भी अब आ गए हैं, बट लार्जली आई वुड से 80% अभी भी यूजीसी कंटेंट है। बट उनके लिए इंटरेस्ट क्या है? जैसे कोई बड़ा क्रिएटर है, अगर वो आ करके यहाँ पर अपना कंटेंट डालता है, तो रेवेन्यू मॉडल क्या है? क्या रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट है? तो हमारे 2 रेवेन्यू मॉडल है। एक है मतलब ब्रांड डील्स, आपका अगर जैसे यूट्यूब पे जैसे होता है सिमिलर मॉडल है कि आपकी वीडियो आपने डाली है, बीच में ऐड आएगा। अगर आप शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हैं तो आप ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, विद इन योर वीडियो यू कैन प्रेज द प्रोडक्ट्स। एक और हमारा बहुत यूनिक रेवेन्यू स्ट्रीम है वर्चुअल गिफ्टिंग। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं मौज पे या शेयर चैट पे, आप लाइव जा सकते हैं और आपके फैंस आपको पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आप गिटारिस्ट हो, आप गिटार बजा रहे हो, आपके फैंस को अच्छा लगा, वो आपको तुरंत वर्चुअल गिफ्ट भेज सकते हैं, वर्चुअल रिंग, जो कि एक्चुअल 10 रुपीज़ से वो खरीदेंगे कॉइन से और फिर आपको वर्चुअली गिफ्ट करेंगे। एंड ये बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है अभी। हमने इस साल करीब 400 करोड़ के क्रिएटर इंसेंटिव करें इंडिया में। सबसे लो मोमेंट आपका कौन सा था शेयर चैट की पूरी जर्नी में? आई थिंक ऐसे काफ़ी मोमेंट थे, नियर डेथ मोमेंट्स थे। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे बचे नहीं थे, पैसे खत्म हो गए थे कंपनी के अंदर, फंड रेज हो नहीं रहा था। दैट वाज इन विच ईयर? 2015 एंड की बात है ये। हाँ। तब हमने कुछ करा के लकीली वी वर एबल टू गेट सीरीज ए डन और हम सैलरी दे पाए थे लोगों की। बट वो एक नियर डेथ मोमेंट था कि हमको लगा यार अब
बस सब खत्म हो गया है। और अब अगर आज की डेट की बात करी जाए तो डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, क्योंकि यहाँ पर वो प्लेयर्स हैं जिनकी बहुत डीप पॉकेट्स हैं। अब तो वैसे आपकी भी काफी अच्छी डीप पॉकेट्स हो गई हैं, हाँ, बट स्टिल मतलब दे आर लाइक मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस जिनके पास में बहुत फंड्स हैं और उनका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क वो सब कुछ बना हुआ है, एक नेटवर्क इफेक्ट है उन लोगों के पास में इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजर्स, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटर्स, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो व्हाट डिफरेंशिएट्स यू एट दिस पॉइंट इन टाइम? मतलब अगर एक यूजर की बात करी जाए जो अभी देख रहा है, वो क्यों आपकी ऐप को डाउनलोड करे? ऐसा क्या है उसके अंदर? तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमको शुरुआत से आ रहा है। मतलब डे 1 पे हमने जब शेयर चैट शुरू किया तो तब भी लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। इनफैक्ट हमको 90% इन्वेस्टर्स ने मना किया था डे 1 पे कि क्यों हो रहा, इंडिया का क्यों होगा एक सोशल नेटवर्क। तो आई थिंक उससे तो हम काफ़ी आगे आ गए हैं। मतलब हमारे टोटल 40 करोड़ लोग हैं जो शेयर चैट मौज से टुगेदर कंबाइंड जुड़े हुए हैं, एक्टिव यूजर्स। तो आई थिंक हमारा एक अपना बेस है, स्पेशली रीजनल लैंग्वेज में। तो क्या ये और प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो रहा है? मतलब रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट वहां पे अवेलेबल नहीं है? इतनी डेप्थ नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हम जब देखते हैं अपने बिजनेस को तो शुरुआत होती है कंटेंट की बहुत पॉपुलर कंटेंट से, ह्यूमर है, मीम्स है, डांस है। बट रियल वैल्यू कब आती है प्लेटफॉर्म की? जब आप एकदम लॉन्ग टेल कुछ सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मलयालम में आयुर्वेदिक कंटेंट की एक कोई क्रिएटर है, उसकी छोटी ऑडियंस होगी, बट जब वो ऑडियंस को वो कंटेंट मिलेगा वो उस प्लेटफॉर्म पे स्टिक करेगा। तो पॉइंट ये कि आप कैसे वो लॉन्ग टेल बनाए। और इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, मतलब इतनी हम 15 लैंग्वेजेस में ऑपरेट करते हैं शेयर चैट मौज। बहुत डाइवर्सिटी है लैंग्वेज में भी, टीयर्स में भी। मतलब कोई दिल्ली से है तो कोई इलाहाबाद से है, उनमें उनके कंटेंट प्रेफरेंस बहुत डिफरेंट होंगे। तो आई थिंक हमारा अपना एक ऑडियंस है जो हमने कैप्चर किया है, बाकी लोगों का अपना एक ऑडियंस है। हमारे पास इनफ कैपिटल है कि हम इन्वेस्ट करते रहें। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, राइट? हमारा जो बीच में एल्गोरिथम है वो हम स्ट्रॉन्ग करते रहे। तो हमने इनफैक्ट ये सबसे हार्ड पार्ट है इस बिजनेस का। तो हमने 2020 में सोचा यार देखो, हम इंडिया में तो अच्छा कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंपटीशन से हम अच्छे हैं, बट हम अभी भी लड़ किससे रहे हैं? वेस्टर्न से, राइट? तो हमने इनफैक्ट लंदन में टीम एक्सपैंड करी कि हमारी एआई और मशीन लर्निंग टैलेंट हम इंडिया के बाहर बनाएंगे और सबसे बेस्ट लोग हायर करेंगे। तो आज की डेट में हमारा मशीन लर्निंग टैलेंट पूरा यूरोप में है और बाकी सब लोग इंडिया में है टू बी कंपेटिटिव। तो आई थिंक हमारे पास इनफ कैपिटल है, टैलेंट है टू नाउ फाइट। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मुझे डे 1 से लोग पूछ रहे हैं, सभी पूछ रहे होंगे और आप खुद भी अपने आप से पूछ रहे होंगे। हाँ, और मतलब कई बार डे 1 पे हमें भी लगता, अगर मुझे डे 1 पे पता होता कि ये बिजनेस बनाना इतना मुश्किल है तो शायद मैं नहीं करता। एग्जैक्टली क्योंकि ये जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं है। मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स जहां पर अभी ये है, और वहां पे जो डोमिनेंस रहा है वो सारी ये सिलिकॉन वैली की जितनी भी कंपनीज है उन्हीं का रहा है। मतलब यूएस की जितनी कंपनीज है उन्हीं का डोमिनेंस रहा है ग्लोबली अगर आप देखोगे। और रीजनली ये डेवलप करना और इस लेवल तक लेकर के आना, यू आर सेइंग आपके 40 करोड़ दैट मींस 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं per month on ShareChat and Moj. These are active users या total users? Active users. He deserves a big round of applause for like say what he has done. तो अब Q&A के लिए ओपन करते हैं इसको, प्लेटफॉर्म को। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि सेल्फ डाउट को लेके है कि जब हम बहुत छोटे लेवल पे होते हैं और जस्ट स्टार्ट किया है, कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट नहीं है टू लुक अप टू, एंड बाहर वाले लोग तो बोलते ही हैं, प्लस अपने फ्रेंड्स को जब आप देख रहे हो कि वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, एंड आप कुछ आपके अंदर आपको खुद डाउट होने लगता है कि आप सच में कर सकते हो या नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नहीं, आई थिंक ये बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट जब वो जो मैंने फेसबुक ग्रुप वाला एग्जांपल आपको बताया था, वो जिसमें व्हाट्सएप लोगो था, ये सेम चीज़ क्योंकि हॉस्टल में हुई थी, मैंने अपने बगल के दोनों वाले रूम्स के लोगों को दिखाया था। सब ने बोला ये क्या है और इससे क्या होता है, इससे क्या होगा। हम लोगों ने जब प्रोडक्ट बना दिया, हमने इतने लोगों को पिच किया, द स्मार्टेस्ट वीसीज ऑफ द कंट्री, तो उन्होंने बोला यार हिंदी ऐप, इसमें क्या होगा। तो आपको 90% लोग आपका आइडिया नहीं समझेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। यू आर द ओनली वन हु विल हैव टू बिलीव, एंड इट इज़ अ वेरी टफ रोड ना, कि अगर आप कोई एक आइडिया पे जा रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है, पर आपको अपने अंदर ये सोचना है कि मैं किस चीज़ पे बेट कर रहा हूँ, मेरी assumption क्या है, ये क्यों चलना चाहिए। अब उस पर ऑनेस्ट रहो कि मेरी assumption थी कि यार ये कंटेंट का गैप है तो ये कंजम्पशन होना चाहिए। अगर वो फेल होता है तो फिर मैं चेंज करूँगा, किसी के बोलने पे नहीं करूँगा। मैं खुद से ऑनेस्ट रहूँगा कि
मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, उसके क्या रीज़न है, अगर वो रीज़न सही है तो मैं करता रहूँगा, अगर वो रीज़न डिस्प्रूव होते हैं मार्केट से तो मैं नहीं करूँगा। तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, ऑब्जेक्टिव रहना है, और मतलब लोग बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना, उस पर आपको नहीं जाना है। सर मोटिवेट कैसे रहें उस टाइम जब कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा अचीवमेंट नहीं है जिसको देखने को हो कि तो अचीवमेंट करना है ना, वही तो मोटिवेशन है। गुड पॉइंट। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जब अचीवमेंट हो जाएगा उसके बाद क्या मोटिवेशन है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब जो आपको चाहिए वो मिल गया तब क्या मोटिवेशन है। अचीवमेंट जब तक नहीं हुआ तभी तक तो वो मोटिवेशन है। वही तो ये कह रहे हैं, यही तो मोटिवेशन है कि अचीव करना है। यस आप यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, मतलब आपको आपके अंदर जिद है ना, वो क्या कुछ करना है, वो है Right. मोटिवेशन आपके अंदर। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि बिकॉज आप IITian रह चुके हैं, तो उस समय आपके पास ऑप्शन था कि आप एक अच्छी कंपनी में अपना लाइक जॉब लेके और आराम से पैसे कमा के अपनी लाइफ गुजारते, जो कि एक अच्छा ऑप्शन था। बट आपने क्रिएट करने का कुछ और लोगों तक पहुंचने का ऑप्शन क्यों चूज़ किया? उसके पीछे क्या ज़ील, क्या मोटिवेशन थी? आई थिंक IIT की प्लेसमेंट छोड़ने से पहले भी एक डिसीजन था मेरी लाइफ में। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि IIT का ब्रांड था तो कर लिया, बट उसके पहले जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मैंने 12th में 2 महीने बाद मैं एक दिन स्कूल गया, एकदम परेशान हो गया कि यार 8 घंटे बिताता हूँ मैं, कुछ मेरे को मन भी नहीं है, उससे बेटर मैं घर में सीख लूँगा। मैं एक दिन वापस आया, मैंने अपने घर वालों को बोला, पेरेंट्स को बोला मैं स्कूल नहीं जा रहा और मैं घर में पढ़ूंगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हम IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो कर लेंगे, इंग्लिश और कंप्यूटर बचा है वो मैं खुद पढ़ लूँगा। तब मेरे पास कोई वो नहीं था सेफ्टी नेट कि IIT का ब्रांड है कि नहीं, बट एक कॉन्फिडेंस था और एक कैलकुलेटेड रिस्क था कि यार मुझे लग रहा है कि वो 8 घंटे में मैं कर लूँगा अपने आप, इससे बेटर तो वो बेट ले लेते हैं। तो चाहे वो डिसीजन हो या प्लेसमेंट छोड़ने का डिसीजन हो, इट इज़ ऑलवेज अ कैलकुलेटेड रिस्क कि मेरा अपसाइड क्या है, मेरा डाउन साइड क्या है। अपसाइड ये है कि यार मेरे को फ्री टाइम मिलेगा, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाऊंगा। डाउन साइड ये है कि शायद मेरे बोर्ड्स में कम नंबर आ जाएंगे। बट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बोर्ड्स का परसेंटेज और उसका कोई कोरिलेशन है नहीं, मतलब हमारे टाइम पे तो नहीं था, अब शायद चेंज हो गया हो। तो आपको ये देखना है कि अपसाइड क्या है, डाउन साइड क्या है, और फिर डिसीजन लेना है। तो ये भी एक आई थिंक आजकल एक फैट बन गया है कि कॉलेज छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्योंकि आई थिंक संदीप सर आप भी मैं बिगाड़ रहा हूँ सब। आप भी वहाँ भी बहुत है, सिलिकॉन वैली में बहुत है। हाँ, बट ये थोड़ा सा आई थिंक ओवर हाइप्ड है, Right. क्योंकि हम सब ने जब वो डिसीजन लिए थे हाँ, तो कुछ सोच के लिए थे, सोच के लिए थे। रिस्क, वो कैलकुलेटेड रिस्क था। हमने किसी को देख के नहीं लिया था ये डिसीजन। मतलब जब मैंने वो डिसीजन लिया था, हमने मतलब मैंने, क्योंकि इन्होंने तो पूरा किया, इनके पास तो आज भी डिग्री है जो चाहे कर सकते हैं, बट मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं यही सब कर सकता हूँ जो अभी कर रहा हूँ। तो मैंने जब वो डिसीजन लिया था तो बहुत सोच समझ करके लिया था। जब मैंने वो डिसीजन लिया था तो मेरे को पता था कि इन द वर्स्ट केस सिनेरियो में महीने का ₹1,00,000 तो कमा ही लूंगा। तब जाकर के मैंने वो डिसीजन लिया, ऐसे नहीं कि किसी को देखा और इमीडिएटली वो डिसीजन ले लिया। मतलब जैसे इन्होंने कहा ना, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो देख करके फिर डिसीजन लिया कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, ये कहीं कुछ नहीं हुआ, हाँ ठीक है इतना तो हो जाएगा। एक डाउट था मेरे मन में कि स्कूल में बच्चों का एडमिशन कैसे होगा आगे जा करके, क्योंकि ये मेरे को डराया था, कुछ घर वालों ने ये कह करके डराया था कि बेटे आगे जा करके ना शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा। मैं कहा शादी की आप टेंशन छोड़ दो, वो तो हो जाएगी मेरी बात हो गई है। हाँ, मैंने कहा ये एडमिशन वाला थोड़ा सा डाउट है मेरे को, कि क्योंकि मैंने सुना था उस टाइम पे, मेरे घर वालों ने बोला कि जब वहाँ पे जाते हैं ना किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए, तो वो पेरेंट्स की भी जो वो होता है डिग्रीज वगैरह उसको चेक करते हैं, उनका भी इंटरव्यू होता है, ये होता है वो होता है। बट अब अच्छी बात ये है कि जहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे मैं कई बार एज अ चीफ गेस्ट जा चुका हूँ, तो डजंट मैटर। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड प्लेजर इंटरेक्टिंग।